टाई भुयोजन प्लेट की लंबाई, तो ये तो आप लोगों को याद ही है। अर्थिंग प्लेट हम लोग जो यूज करते हैं तो वर्टिकल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। या तो कॉपर या तो जीआई लेते हैं। कॉपर में 60 सीएम गुना 60 सीएम गुना 3.18 mm, जीआई में 60 सीएम गुना 60 सीएम गुना 6.35 mm। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़िया मेथड है ये अर्थिंग का, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। कम से कम 3 मीटर की गहराई तो हमको रखना ही है, यदि नमी नहीं मिल रही है तो और ज्यादा भी करेंगे। एवोमीटर के बारे में भी आप जान चुके हैं, यही आपका समान रूप से क्या है? मल्टीमीटर है। और हम लोग जो है पहले एनालॉग मल्टीमीटर यूज करते थे, अब हम लोग डिजिटल यूज करने लगे हैं। तो ए से अमीटर, भी से वोल्ट मीटर, ओ से ओम मीटर। तो अमीटर करंट को, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, और ओम मीटर रेजिस्टेंस को मापता है। तो क्या जवाब दे देंगे? करंट, ईएमएफ और वोल्टेज। ईएमएफ ही समान रूप से आपकी क्या है? वोल्टेज हुआ करती है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर बात हो पोटेंशियल डिफरेंस की तो बराबर नहीं होती है। मेरा ईएमएफ सदैव बड़ा होता है किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से। रेजिस्टेंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती चली जाती है। हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? कंटिन्यूटी भी साथियों चेक करने का काम करते हैं। अब तो नया नया आ गया है डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटली, तो उससे और भी चीजों को हम मेजर करने में सक्षम हो जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली अब एक छोटी सी बात यहां से और समझ लीजिएगा कि हम लोगों को साहब क्या ओम मीटर को अलग से कोई सप्लाई देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। ओम मीटर को अलग से कोई सप्लाई नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यह अपने अंदर ही वोल्टेज सोर्स की व्यवस्था करके रखती है और उसी के माध्यम से रेजिस्टेंस को मापने का काम करती है। R बराबर V बाय I का जो कंसेप्ट है उसी पर मेजर करने का काम करती है। लेकिन याद रखिएगा, ओम मीटर से हम किस प्रतिरोध को माप सकते हैं? मध्यम को। किसको साहब? 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम के रेंज को जनरली हम मान सकते हैं, जो ह्यूस्टन ब्रिज मापता है उसी सब को, क्योंकि वही आपका प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही 1 लाख ओम से ऊपर भागा तो इंसुलेशन में आता है, वो आपका किससे मेजर होगा? मेगर से मेजर होगा। इल्यूमिनेशन के बारे में आप जानते हैं, E बराबर क्या होता है? F बाय A। F आपकी क्या है? ज्योति फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी नीचे आपका क्षेत्रफल। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन से, एरिया को मीटर स्क्वायर से। विद्यार्थी जी इसी को हम क्या कहते हैं? 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 लक्स हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लक्स। साथियों बात तो आपको मालूम है, कैसी शक्ति? सक्रिय शक्ति। कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया? ये आपका I बटा A हो गया। समझ गए ना? क्या हो गया? I बटा A। I आपकी ज्योति तीव्रता बता एरिया हो गई। आप जानते हैं विद्यार्थियों, मेरा कैंडल पावर किसका यूनिट है? ज्योति तीव्रता का है कैंडल पावर। चलिए आगे बढ़ें। इसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग क्यों करते हैं? आप सब जानते हैं, जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसी के साथ हम क्या लगाते हैं? ब्रीदर लगाते हैं। ये वाला कैबिनेट आपका कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि हमको इसके अंदर जो सिलिका जेल भरा है उसका रंग दिखाई दे। इसमें भरते क्या है साहब? सिलिका जेल भरते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो CaCl2 भरते हैं। सिलिका जेल जब नमी को नहीं सोखा रहता है, शुरुआत में किस रंग का होता है? नीले रंग का, ब्लू कलर का होता है। जब नमी को सोख लेता है तब इसका रंग क्या होता है? व्हाइटिश पिंक हो जाता है। व्हाइटिश पिंक होने पर हम इसको साहब 140 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस, कहीं 160 देखिएगा, कहीं 150 देखिएगा, मोटा मोटी 150 से 200, 140 से 200 के रेंज में अगर हीट करते हैं तो धीरे धीरे इसमें नमी क्या होती है? खत्म होकर के नीले रंग में आ जाती है। अगर यह पीला हो जाए तो बिल्कुल इसको छोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, नया सिलिका जेल डालना चाहिए। ये हीट उत्पन्न होने के बाद गर्म हवाओं को बाहर भेजने का भी काम करता है, और जब हमारी नॉर्मल हो जाती है ट्रांसफार्मर तब आपको हवा को अंदर भी लेता है। लेकिन कैसी हवा को? नमी रहित हवा को। कैसी हवा को? नमी रहित हवा को, यानी हवा से नमी खींचने के लिए। ड्राइंग मास्टर फ्रॉम द एयर, किससे नमी खींचने के लिए? जो हवा अंदर आ रही है उसमें से नमी को सोखने के लिए, उसमें से नमी को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि ड्राई एयर अंदर जाए और हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर नहीं हो। कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर तेल का होता है? 30 kV प्रति mm होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलिंग का भी काम करता है और इंसुलेशन भी मेंटेन करता है। हाँ, जरूरी थोड़ी है इस परीक्षा देने के बाद हजारों बच्चे को एक नंबर नहीं आता है। किसी को आया 50 में 35, हो सकता है 20 लड़का को 50 में 35 आ सकता है। होता था कि नहीं होता? डिप्लोमा में पढ़ती थी तो सेमेस्टर में तुमको भी आता था 8.3 और तुम्हारा 3 4 गो साथी को भी 8.3 आ जाता था। तो पदार्थ की अपनी क्या है, गुणवत्ता है। कई ऐसे पदार्थ हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, समान रह सकती है। सबका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति में होता है। निम्नलिखित में सबसे कम रख रखाव यानी मेंटेनेंस किसका करना पड़ता है? सिंक्रोनस मोटर में तो बड़ा झमेला है साहब। इसमें तो डबल एक्साइटेशन, क्या करना है? डबल एक्साइटेशन। एक तो 3 फेज सप्लाई इसके स्टेटर को और साहब जी डीसी इसके रोटर को, फिर आपका स्लिप रिंग भी लगाना पड़ता है। और समझ गए, बड़ा इसमें झमेला है। फिर आपका आइए साहब स्लिप रिंग में यहां भी कार्बन ब्रश लगाना है, स्लिप रिंग लगाना है, ये सब भी एक उलझन है। फिर डीसी मोटर में तो आपका कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रश है, ये तो और झमेला है, उस सब से भी ज्यादा झमेला है। इंडक्शन मोटर की यहां जो बात हो रही है यह विशेष रूप से एससीआईएम की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहां जब स्लिप रिंग दे दिया तो इंडक्शन में इसका दूसरा भाई कौन बच जाता है? स्क्वायरल केज बच जाता है। तो स्क्वायरल केज की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। यहां रोटर में बार का प्रयोग करते हैं, सरिया का प्रयोग करते हैं, यहां वाइंडिंग नहीं लपेटते हैं और दोनों तरफ से सॉर्टेड होता है। ना ही स्लिप रिंग होता है और ना ही आपकी क्या होती है, बिल्कुल ब्रशेस होती है। ना ही स्लिपिंग ना ही ब्रशेस, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। परिणाम क्या होती है साहब? यहां पर आपकी लॉसेस वगैरह भी मिनिमाइज होती है और बहुत कम मेंटेनेंस करना पड़ता है। इफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा होती है। दिक्कत बस इतना है कि इसका शुरुआती टॉर्क थोड़ा कम होता है। हम लोगों ने उसका भी इलाज किया है। हम लोगों ने डबल केज और डीप बार रोटर यूज करना शुरू कर दिया। परिणाम यह मिला कि हमारी क्या बढ़ गई, टॉर्क भी बढ़ती चली गई। तो उत्तर इसमें क्या ले लेंगे? डी नंबर ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। भंवर धारा की एक कमी क्या है? सब लोग जानते हैं भंवर धारा के एच, उसके बाद साहब के एच नहीं, क्या होगा? के ई, एडी करंट कोएफिशिएंट, बीएम स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर और भी होता है जो कि वॉल्यूम है। यह जो लॉस है यह परिलक्षित किस रूप में होती है? यह हीट के रूप में हमें क्या करती है साहब? हमें महसूस होती है। यह उष्मा उत्सर्जित करता है इस लॉस के कारण, और जिसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन वगैरह प्रभावित होगा और मशीन शॉर्ट सर्किट की दिशा में जाती है। लेकिन उसमें सबका सहयोग होता है, हिस्टेरेसिस का भी होता है, एडी का भी होता है, कॉपर लॉस का भी होता है, तब जाके वाइंडिंग जलती है। लेकिन यह भी थोड़ी बहुत मात्रा में क्या उत्पन्न कर रही है? हीट। जीवन भर याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितना भी लॉसेस क्रिएट हो रहा है वो सब हमें महसूस कैसे होता है? उष्मा के रूप में, हीट के रूप में, जो कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो जूल का कंसेप्ट था, वही आई स्क्वायर आर का लॉसेस है, जनरली सभी जगह हमको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए, धूप रहता है उसमें गर्मी लगता है ना, लंबा क्लास चलता है, गर्मी लगता है, एसी है नहीं, तो दिक्कत थोड़ा विद्यार्थी को होता है, बात तो है। कोरोना प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं साहब? आप जानते हैं कोरोना लॉसेस जो होती है किस वजह से होती है? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हमारे कंडक्टर के चारों ओर का एयर जब क्या हो जाता है, बिल्कुल आयोनाइजेशन होना शुरू होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विकसित होती है। और ये सारी चीजें हाई ट्रांसमिशन हाई टेंशन लाइन में प्रायः हुआ करता है साहब। और आपका यहां हिजिंग नॉइज आता है, बैगनी कलर का फेंट ग्लो चालू और चमकना जो है वो शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए ठीक वही कोरोना का कंसेप्ट है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो यहां भी साहब क्या होता है, आप 2 कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ा देते हैं, आयोनाइजेशन का रीजन एक दूसरे से टकराता नहीं है, ये परेशानी से हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। या बंडल कंडक्टर का प्रयोग करें, स्मूथ कंडक्टर का प्रयोग करें, तब भी क्या होती है, यह मिनिमाइज होती है साहब। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। अगर साहब आपका सूखा मौसम है तो उसमें नहीं होता है ज्यादा, अगर आपकी मूसलाधार बारिश हो रही है तब भी थोड़ा सा नियंत्रित रहता है। लेकिन ऐसी बारिश जो झिमझिम हो रही हो, एक सप्ताह से थोड़ा बरसिए रहा है, उसमें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट आंसर क्या दीजिएगा? कंडक्टर के बीच समुचित अंतराल पैदा करके इसको क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, आइए
बीआईएस के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में कितना मैक्सिमम लीकेज करंट को परमिशन दिया गया है? बीआईएस के अनुसार कितना दिया गया है? 1/5000 को परमिशन दिया गया है। यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है विद्यार्थी जी, तो हमारा क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1/500 है, 1/100 है, यहां पर इन्होंने मिस कर दिया। हम ए में भी 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 80 में भी बढ़ा सकते हैं, तब भी मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम 1 में बढ़ा देते हैं तो मेरा ए सही हो जाएगा, सी में बढ़ा देंगे तो सी सही हो जाएगा। यहां टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये चीजें आपके सामने परिलक्षित हुई हैं, तो आप ए में ही बढ़ा करके ए को ही सही करके संतुष्ट हो लीजिए, क्योंकि आपका आदेश ए आया था तो सेवक को वही पालन करना था, तो मैंने उसी का पालन किया। चलिए आगे बढ़ें, आइए सर। कह रहा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं? हालांकि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर 100% वो चीज होता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग कह देते हैं, क्योंकि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो काम करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है वही काम करने के लिए उसका भी हम इस्तेमाल नॉर्मली कर लेते हैं। आपको मालूम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है वह समान रूप से क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अर्थ फॉल्ट से भी आपको बचाता है, बाकी तो सुरक्षा देता ही है, ओवरलोड से और आपका साहब शॉर्ट सर्किटिंग से, ये सबसे तो सुरक्षा देता ही है, लेकिन आपके लीकेज करंट के कारण यदि फॉल्ट कहीं अगर हो रही अर्थ फॉल्ट, उससे भी हमको सेफ रखने का काम करता है। हमारे एमसीबी से क्या है साहब, ये ज्यादा बेहतर डिवाइस मानी जाती है। हमें नॉर्मली अपने घरों में ईएलसीबी लगाना चाहिए। अगर आपने अच्छा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया है वहां पर आपको ये सब करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमने इसका एडवांस वर्जन जो कि आपका क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और समानता उसको भी ईएलसीबी के रूप में कह दिया करते हैं, यूज कर लिया करते हैं, लेकिन दोनों में हल्का अंतर है, क्षमता और कैपेसिटी को लेकर थोड़ा चेंजिंग है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी जो है आपका, ये तो आपका बहुत हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट के लिए होता है, 25 एम्पियर से लेकर 2500 के लिए होता है, समझ गए। एमसीबी से तो आप जान ही रहे हैं कि 0.5 से कम करंट होगा तो कोई फायदा नहीं है। अब ना 0. आने लगा है 0.5, पहले 2 एम्पियर से चालू एमसीबी होता था, और हम लोग 10 मिली एम्पियर को 3 से 4 सेकंड अगर ले लें तो हमारा बचना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। 0.5 एम्पियर को ले लेंगे तब तो फिर बात ही अलग है। तो नॉर्मली इसको क्या कह देते हैं, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कह दिया जाता है, 100% नहीं, नॉर्मली। पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है? जीवन भर याद रखिएगा, टैपिंग स्विच जो है ना साहब, हमेशा के लिए याद रखिए, टैपिंग स्विच हमारे किसी भी ट्रांसफार्मर में जब भी जोड़ा जाता है वह सेकेंडरी भाग से जोड़ा जाता है, और तो और हमारा प्रयास रहता है किधर जोड़ना, एचवी साइड जोड़ना, ताकि एक तो एचवी साइड प्लस वो एचवी क्या हो, सेकेंडरी हो, यानी लोड का साइड हो। और लोड का साइड हमेशा सेकेंडरी ही होता है। लोडे के तरफ ना हमको वोल्टेज मिलेगा, जरूरत पड़ी तो ज्यादा, जरूरत पड़ी तो कम, तो हम अपने वोल्टेज को ज्यादा कम प्राप्त करने के लिए ही टैपिंग करने का काम करते हैं, और यह सदैव सेकेंडरी साइड किया जाता है। कोशिश रहती है कि सेकेंडरी हो और एचवी हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमको हाई लो हर तरह का वोल्टेज मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ हम क्या करते हैं, टैपिंग स्विच जोड़ने का काम करते हैं। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में साथियों, कह रहा है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो ये रहा आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और यहां हमने लगा दिया मेन वाइंडिंग। क्या लगा दिया, मेन वाइंडिंग लगा दिया। ये मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और मेरा रोटर तो सब लोग जानते हैं कैसा होता है, स्क्वायरल केज होता है। कैसा रोटर होता है, स्क्वायरल केज। दोनों के बीच में फेज स्प्लिटिंग 90 डिग्री का, इसमें सब लोगों को याद है 2/3 टर्न होता है, इसमें याद है 1/3 टर्न होता है। इसमें आपका रेजिस्टेंस कम एक्सेल ज्यादा, इसमें सबको याद है रेजिस्टेंस ज्यादा एक्सेल कम होती है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है ये परिपथ के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगाया जाता है, ताकि मेरी मोटर जब स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट होने के बाद टोटल रेटेड स्पीड का 75% पर पहुंच जाए तो यह स्विच खुल जाता है, और खुलने के बाद मेरा ओपन सर्किट होता है। मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई यहां पर अब संपर्क नहीं रहता है, सिर्फ मेन वाइंडिंग के बदौलत मशीन चलती रहती है। जो परेशानी है वो खाली शुरू होने में है, शुरू हो जाने के बाद कोई ज्यादा करंट वगैरह नहीं चाहिए, टॉर्क भी हमको कम चाहिए, स्मूथली यह रन करता रहता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। तो कहां पर यह उत्तर दिया है, सीरीज विथ स्टार्टिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
चलिए, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते का इस्तेमाल करना चाहिए? हमेशा याद रखते हैं, हमारे जूते का सोल क्या होना चाहिए? अचालक पदार्थ का होना चाहिए। और वो अचालक पदार्थ कौन सा साहब? रबर। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटे रबर के सोल वाले चमड़े के जूते का इस्तेमाल करते हैं। रबर जितना मोटा होगा उतना ज्यादा साहब इसकी कुचालकता होगी, उतना हाई वोल्टेज को सेटलमेंट करने की ताकत होगी, क्योंकि आप जानते हैं इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज की रेटिंग पर निर्भर करती है। समझे? मोटे रबर वाले चमड़े के जूते का प्रयोग करते हैं। प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर, साथियों याद रखिएगा, मेरा जो अल्टरनेटर है, चाहे आपका कोई भी रोटेटिंग मशीन है या फिर ट्रांसफार्मर है, सबका बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, फैराडे के नियम के अनुसार पहला स्टेटमेंट जो आपको मैं बता रहा हूं कि या तो हम चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर रखें और उसके बीच में कंडक्टर को रोटेट कराएं, आर्मेचर को रोटेट कराएं। ये घूमता हुआ आर्मेचर मेरे अस्थिर मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को कट करता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये काम डीसी जनरेटर में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, हमारा साहब क्या हो जाए, कंडक्टर अस्थिर हो जाए और बीच में क्या रोटेट करे, चुंबकीय क्षेत्र। ये घूमता चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर कंडक्टर को काटता है, ज्यादा मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये अल्टरनेटर में होता है। और तीसरा है कि जब दोनों व्यवस्थाएं अस्थिर हैं तो मेरे फ्लक्स का नेचर कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। तब ये साहब अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारे अस्थिर कंडक्टर को कट करती है, देन ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जहां पर भी कोई घूम रहा है वो डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है, जहां खाली परिवर्तन से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है। तो नॉर्मली साहब हमारा अल्टरनेटर फैराडे के नियम पर आधारित होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेंज का नियम आप जानते हैं, कॉजेज अपोज द रीजन होता है। ओम का नियम VI के समानुपाती होता है। एम्पियर के नियम के माध्यम से हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में धारा की दिशा को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारी धारा इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर जा रही है, वो जानने के लिए हम एम्पियर्स नियम का प्रयोग भी किया करते हैं। बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग, साहब ये बहुत ही स्लो चार्जिंग है। क्या है? बहुत ही स्लो चार्जिंग है। ये चार्जिंग करने में आपको 4-5 दिन लग सकता है, 1 सप्ताह का समय भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि यहां पर रेटेड करंट का, रेटेड धारा का मात्र कितना साहब, 2 से 3% धारा ही हमारी क्या होती है, चार्जिंग करंट के रूप में ली जाती है। समझ गए? लेकिन एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप स्लो चार्ज तो कर रहे हैं, टाइम तो लग रहा है, लेकिन लंबे समय तक आपका बैटरी चार्ज रहेगा, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये सब चीजें हम उस बैटरी के साथ करते हैं जिसमें सल्फेशन की समस्या हुई है, उसको दूर करके तब जब हम चार्ज में लगाए। या मान लीजिए आपके पास लेड एसिड सेल था, लेड एसिड सेल को आप कभी भी 6 महीना के लिए, मान लीजिए आप अमेरिका में आपका पोस्टिंग हो गया, आप अमेरिका निकल गए, ठीक है, बीएसपीएसएल में नौकरी लगा, वहां से अमेरिका आपको भेज दिया। अब जब अमेरिका भेज दिया तो 6 महीना का पोस्टिंग हो गया, इन्वर्टर सब रखे थे, तो आपका जो इन्वर्टर में आपका क्या होता है, लेड एसिड सेल में तो आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है कि नहीं है, बैटरी का जो पानी है वो डालना पड़ता है। अब 6 महीना तक ऐसे छोड़ के बिना चार्ज बिना डिस्चार्ज चले गए, उधर से आएगा बैटरी खत्म। तो ऐसी परिस्थिति में हमको बैटरी के अंदर जो हमारा पानी है उसको निकाल देना चाहिए, सुखा देना चाहिए और तब हमको जाना चाहिए। अब फिर जब उधर से आए हैं तो पानी डाल दिए, अब पानी डालने के बाद उसका कौन चार्जिंग करिए, ट्रिकल चार्जिंग करिए, स्लो चार्जिंग करिए, और तब जाकर के फिर एक बार ट्रिकल करके जब रनिंग में आ गया तब अपना आप जैसे करते थे पहले वैसे करते रहिए। तो हमारी साहब ये ट्रिकल चार्जिंग स्पष्ट हो गया। कितना करंट? बहुत कम करंट पर संचालित की जाती है। अब पहले का तो याद है आप लोगों को भी, जब बटन वाला फोन एक जमाने में हुआ करता था तो एक बार चार्ज करते थे 15-15 दिन तक। क्या विद्यार्थी जी? 15-15 दिन तक डिस्चार्ज नहीं होता था। आजकल तो दिन में 4 बार चार्ज करना पड़ता है। कोचिंग आने से पहले किए थे, जाने के बाद फिर पहले चार्ज में लगाते हैं, तब मुंह हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, पहले मोबाइल चार्ज में लगाते हैं। सबसे पहला काम यही है, सुबह सुबह के उठे पहले मोबाइल चार्ज में लगाए, है कि नहीं है? मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है। किसी ने कहा था, सर हम तो शरीर हैं, मेरी आत्मा मोबाइल है। किसान कोल्ड स्टोरेज में एक बच्चे ने कहा था, हम तो शरीर हैं, मेरी आत्मा मोबाइल है, उसके बिना जीना मुहाल है। सर कैसे उसके बिना रह सकते? चलिए साहब, किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे दिए तो स्वाभाविक है डीसी देंगे, कुछ तो हमको मिलेगा नहीं, ईएमएफ हमारा उत्पन्न होगा नहीं, और सिर्फ वह डीसी कहां सर्कुलेट करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग में करेगी। हीट लॉस I² होगा, और हीट लॉस के कारण मेरी प्राइमरी वाइंडिंग सबसे पहले क्या होगी, जल जाएगी। साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग पहले जल जाएगी।
कह रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है साहब। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर्स आपको लगाने पड़ते हैं? क्या होते हैं? कितने कॉन्ट्रैक्टर आपको लगाने पड़ते हैं? कितना होगा विद्यार्थी जी? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है 4 या 3? ध्यान रखिएगा, कितने लगाते हैं ऑटोमेटिक में? 3 लगाते हैं। कितना एचपी के लिए यूज होता है? 20 एचपी से अधिक के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वहां कॉन्ट्रैक्टर है, कंप्रेसर जो है वहां उचित उसका आंसर नहीं, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्टर लिखा। उसका उचित इंग्लिश क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, कंप्रेसर नहीं है, क्योंकि यहां कंप्रेसर की जरूरत हमको नहीं है। ऑटोमेटिक में देखो, गूगल से पूछो ऑटोमेटिक में कितना होता है। गूगल से पूछो ऑटोमेटिक में कितना होता है, नहीं तो एक जो टेस्ट देता है लोग सब, उसमें पूछो कितना होता है। टेस्ट बंदो कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कल चेक होने देते हैं, उसके बाद स्थिति ऐसा रहा तो बंद कर देंगे। हमारा भी समय बचेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे समझ रहे कि नहीं, सेवक बहुत सम्मान पा करके अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सेवक अब मुक्ति चाह रहा है। 6 पोल लैब कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर है। जेड का मान क्या है? 300 है। अब पोल कितना है? 6 है। अब कह रहा है एक कंडक्टर में साथियों, एक कंडक्टर में कितना है विद्युत वाहक बल? 5 वोल्ट है। क्या है साहब? एक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में 5 वोल्ट हमको मिल रहा है। तो हमारे पास 300 कंडक्टर है, लेकिन 6 पोल है, लैप वाउंड है। तो जब 6 पोल है, लैप वाउंड है, तो लैप वाइंडिंग में जानते हैं ना, ए बराबर कितना? पी। तो ए बराबर कितना? 6। अब आइए साहब, अब आप क्या लिखिएगा? प्रति पोल। क्या होगा साहब? प्रति पोल आपके साहब जी चालकों की संख्या, प्रति पोल चालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300/6। कितना हो गया? 50। अब जरा आइए, क्या कह रहा? जनित्र की वोल्टेज, तो जरा देख लीजिएगा, उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा? 1 में 5, तो 50 में कितना? 50 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? 250 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। 6 समांतर पथ है, एक समांतर पथ में कितना? 50 कंडक्टर निकल रहा है, और उतना ही एक पोल में भी निकल रहा है, क्योंकि लैप में पोल और समांतर पथ दोनों सेम होता है। इसीलिए चाहे प्रति पोल कहिए या प्रति समांतर पथ कहिए, है ना, इसी भाषा को क्या कर सकते थे आप? प्रति समांतर पथ या प्रति पोल चालक की संख्या। ये 50 होगी, एक में है 5, एक है ना प्रति कंडक्टर, एक में 5, तो 50 में 250। अब क्या कीजिएगा साहब, हमको तो इतना ही नॉलेज है, गलती हो गया होगा क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो प्लेटफॉर्म में आप पढ़ा रहे होते, कहीं दूसरा जगह कुछ ना कुछ कर रहे होते, बेरोजगार रह गए इसीलिए तो आपके बीच आ गए, है कि नहीं है? तब ना सही बात है कि जो अपना कुछ नहीं करता वो कोचिंग में पढ़ाता है, अपना नौकरी नहीं लगता है तो क्या करता है? कोचिंग में पढ़ाता है। जो फैक्ट बात है विद्यार्थी जी, सच को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? तब अपना कुछ नहीं कर पाए तो आपको पास ज्ञान देने चले आए। ज्यादा ज्ञान रहता तो यहां थोड़े रहते, कुछ दूसरा जगह रहते, कुर्सी पर बैठे रहते, ठीक है कि नहीं? चलिए साहब आइए, निम्न में से कौन से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं? ठीक है साहब जी, कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये बात यहां कह रहा है। तो आप जरा गौर करिएगा, मेरा एल्युमिनियम में थोड़ा थोड़ा होता है, निकेल तो है ही, लोहा में होता है, निकेल भी है ही, तांबा 100% नहीं है, सीसा 100% नहीं है, और सोना तो पहले से ही नहीं है। इस ग्रुप में 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, यहां कोबाल्ट भी है, निकेल भी, ये भी 2 मिल रहा है, ये सोना भी क्या कीजिएगा बेमेल के साथ एक मेल डाल रहा, लेकिन इसमें तो सब का सब नहीं है। उत्तर किसको लेंगे? सी नंबर को ले लेंगे। उत्तर किसको लेंगे? सी नंबर को लेंगे। विद्यार्थी के हिसाब से यह दिशा निर्देश था कि 1 में 5 तो 300 में 5 या 1500 होना चाहिए। हमारा डीसी मशीन कभी भी 1500 की औकात रखता है? तब
650 से ज्यादा तो उसका हैसियत नहीं है डीसी जनरेटर का, है कि नहीं है? तो वहां भाषा को समझना है, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसकी भावनाओं को, स्थितियों को समझना है, ठीक है? डायरेक्ट में करने से दिक्कत होती है, समझे कि नहीं? कंसेप्ट के साथ क्या करना है, प्रश्न को बनाने का प्रयास करना। बैक पिच, ये शब्द कहां पर प्रयोग किया जाता है? देखिएगा साहब, बैक पिच जो शब्द है, ये साहब यहां भी इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है। क्या होगा? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होगा। एसी में बैक पिच, फ्रंट पिच, ये सब कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। और स्टेटर वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग का तो कोई मीनिंग है नहीं है डीसी मशीन में। तो मेरा डीसी का जो आर्मेचर वाइंडिंग है, वहां हम लोग क्या करते हैं, बैक पिच और फ्रंट पिच की बात साहब करते हैं, ठीक है ना? वहां पर हम लोग बैक पिच और फ्रंट पिच के बारे में चर्चा करते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, मेरे एक्टिव साइड का एक हिस्सा, ठीक है, आपका ये एक्टिव साइड, ये एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, ये मेरा क्या होता है, लैप में रिजल्टेंट पिच हो जाता है। ये हमारा क्या होता है आपका साहब, बैक पिच माइनस आपका फ्रंट पिच बराबर रिजल्टेंट पिच होता है। तो मेरी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। डीसी मोटर में स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं, हम सब लोग जानते हैं मेरी स्टार्टिंग टॉर्क सदैव क्या होती है आपके साहब, प्रारंभ सदैव मेरी साहब रनिंग टॉर्क से या साहब फुल लोड टॉर्क से, टीएफएल से क्या होती है? अधिक होती है। टीएफएल से क्या होती है विद्यार्थी? अधिक होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क जो फुल लोड टॉर्क से अधिक होता है, इस स्टार्टिंग टॉर्क को एडजस्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा साहब, हमें जरूरत पड़ती है साहब जी अधिक करंट की। किसकी जरूरत पड़ती है? अधिक धारा की। और अधिक धारा को कौन रोकने का काम करेगा? प्रतिरोध। कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस। तो हम लोग डीसी मशीन में स्टार्टर के रूप में, खास करके मोटर में, 3 तरह के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और वह स्टार्टर क्या होता है? प्रतिरोध का संकलन होता है। और वह रेजिस्टेंस क्या करता है? जरूरत के हिसाब से मेरे करंट के मान को स्टार्टिंग में कम करने का काम करता है। परिणाम यह होती है कि हमारी मशीन सेफ और सुरक्षित रह जाती है। यानी आप क्या जवाब दीजिएगा? प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। अब एक छोटा सा चीज और आप बता दीजिए, मेरा क्या होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर। विद्यार्थी 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है कहां पर यूज होगा? डीसी सीरीज मोटर में। कहां पर होगा? डीसी सीरीज में। साहब 3 पॉइंट स्टार्टर, हालांकि ये बना तो है किसके लिए? विशेष रूप से बना है साहब, विशेष रूप से किसके लिए? डीसी शंट मोटर के लिए, ठीक है। और अगला होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ये बना है डीसी कंपाउंड के लिए, लेकिन आपके शंट में भी प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है विद्यार्थी जी। तो अब आप